गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्ययन करेंगे। ये वाला पार्ट है जो आपकी तिमाही परीक्षा के पहले मैंने इसका भाग 1 पढ़ाया था। अब हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे और इसमें जो इस 6वां अध्याय का जो शीर्षक है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृति। पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृति का स्वरूप किस प्रकार से है इसके बारे में, और प्रमुख स्थलाकृति को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसमें आपका देखोगे पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है। और इसी के आधार पर इस पाठ को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें मैंने भाग 1 में आपको समझाया था कि इसमें पर्वत के बारे में, भाग 1 में आप लोगों ने पर्वत के बारे में अध्ययन किया था कि पर्वत कैसे बनता है, पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है, प्रमुख रूप से कितने प्रकार के पर्वत होते हैं। तो ये पर्वत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था और उसका उदाहरण भी दिए थे। तो आप पुस्तक जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पठार क्या है। पठार का मतलब है, पठार ये उठी हुई जो भाग होती है, उठी एवं इसमें सपाट भूमि होती है और यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है। और इसमें देखेंगे तथा इसका जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, ऊपरी भाग जो होता है वो थोड़ा सा सपाट होता है, समान रूप से मैदानी भाग जैसे होता है। मतलब ना तो ये भूमि की तरह एकदम नीचे भाग में मैदानी भाग की तरह होता है, और ना ही पर्वत की तरह ऊपरी भाग में उबड़ खाबड़ होता है, बल्कि मैदान से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है और पर्वत से थोड़ा नीचे रहता है। किंतु ये वाला भाग जो होता है उबड़ खाबड़ और सपाट होता है ऊंचाई भाग में। मैदान से थोड़े ऊंचे भाग में जो भाग सपाट रूप में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। अब पठार में देखेंगे, इसमें पठारों की ऊंचाई प्रायः पर्वतों से क्या होती है, बहुत कम होती है। और ये कुछ इसमें देखेंगे प्रायः कुछ 100 मीटर की लेकर ही होती है और कई हजार मीटर तक का हो सकती है। ये जो पठार का है, जैसे हम लोग अगर बोलेंगे तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार है। भारत को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा दक्कन का पठार है जो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ना। और इसी में देखेंगे छोटा नागपुर का पठार है, मालवा का पठार है, पामीर का पठार है। तो ये पठार किस प्रकार से हैं, इसमें देखेंगे ये कुछ तो होता है कि बहुत मतलब कोई तो होते हैं कि कम ऊंचाई के होते हैं, लेकिन कई होते हैं कई 100 मीटर ऊंचाई के होते हैं और पूरी तरह से सपाट होता है। तो ये वाला जो होता है ये मतलब इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये पठारी रूप है। केन्या, कनाडा, इसमें तंजानिया तथा यहाँ पर युगांड जैसे जो भाग होते हैं, युगांडा कर पूर्वी जो अफ्रीका है इसमें अधिकांश करके यह वाला भाग में पाया जाता है। और इसमें देखेंगे ऑस्ट्रेलिया पर पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार जिसमें विश्व की सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई लगभग देखते हैं हम लोग इसमें 4000 से लेकर 6000 मीटर तक का है। जो पामीर इसमें देखेंगे तिब्बत का पठार जो सबसे बड़ा पठार कहलाता है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी वैसी है और इसे लगभग 4000 से 6000 मीटर तक का ऊंचा है। और पठार बहुत ही उपयोगी यहाँ पर उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। ये जो पठारी भाग होते हैं ये बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि यहाँ पठारी वाले भाग में क्यों उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये जो इसका जो भाग होता है, चाहे वो पठार का जो कोई भी भाग हो, वहाँ पर की जो मिट्टी होती है वो बहुत अधिक उपजाऊ होती है जो कृषि के लिए काम आती है। और इसमें जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण से हमारे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है। अब देखते हैं अफ्रीका का पठार, जिसमें देखेंगे इसमें सोना एवं हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यहाँ पर देखेंगे छोटा नागपुर का पठार है जो लोहा एवं इसमें लोहा और कोयला तथा मैग्नीशियम में बहुत बड़े भाग में ये इसका उत्पादन किया जाता है।
तो छोटा नागपुर का पठार, जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर देखेंगे दक्कन का जो पठार है हमारा सबसे बड़ा है, और यहाँ पर की जो खनिज की प्रफुल्लता है हमारे उद्योग धंधों को विकसित करती है, और जो उपजाऊ भूमि है वो कृषि को प्रोत्साहित करती है। उसी प्रकार से छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर कोयले का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और खनिज की प्रफुल्लता अधिक है वहाँ पर छोटा नागपुर का पठार में। उसी इसमें देखेंगे पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, जिसमें देखेंगे इसमें क्योंकि यह नदियों से होकर गिरती है। ये जो पठारी क्षेत्र बहुत से जलप्रपात से होकर हो सकते हैं। ये जो पठारी भाग है वो बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, जबकि वह नदियाँ की ऊंचाई से होकर गिरती है। आप लोगों ने जलप्रपात देखा होगा। जलप्रपात किस प्रकार से होता है कि नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर कई जगह से बहते हुए आती है, और वो सपाट वाले जगह में बहते बहते एकदम से नीचे से ऊपर से नीचे की ओर बहती है। तो जो ऊपर से नीचे की ओर बहती है उसको हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। तो नदियों का उद्गम के आधार पर यहाँ पर कई नदियाँ ऐसे हैं जहाँ पठारी क्षेत्रों में अपने जलप्रपात बनाती हैं, और उससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसी में देखेंगे जलप्रपात तथा कर्नाटक में यहाँ पर जो जलप्रपात है इस प्रकार से जलप्रपातों का उदाहरण है। इसमें लावा पठार तथा काली मिट्टी की प्रमुख होते हैं। जो क्योंकि आपको पर्वत जब पढ़ा रहे थे तब उस समय आपको बताया गया था कि पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा भी होता है, भ्रंशन के कारण भी होता है। तो ये जो पठारी क्षेत्र है उसमें ज्वालामुखी के उद्गार से जो पठारी क्षेत्र का निर्माण होता है वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होती है, क्योंकि उसमें एक तो लावा वाली जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये जो बहुत ही मतलब कृषि के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है। और उसी के आधार पर इसमें देखेंगे उद्योग धंधे के बारे में भी बताया है। खेती के लिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और कई पठारों में यहाँ पर अधिक करके जो खनिज पदार्थ है वो प्राप्त होता है, और अधिकांश करके जो पर्यटकों के लिए भी आकर्षित होता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात का निर्माण है या फिर बड़े बड़े फार्म हाउस है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं एक घूमने के लिए भी बहुत अच्छे जगह होते हैं, जिसमें पर्यटकों के लिए भी सुविधाजनक होती है। अब देखते हैं हम लोग इसमें जो कि मैदान समतल भूमि में बहुत बड़ा भाग में होता है, और इसमें सामान्यतः मध्य समुद्री तट से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, और कुछ तो इसमें कुछ मैदानी भाग समतली भाग होते हैं, और कुछ मैदानी भाग ऊबड़ खाबड़ होने के साथ साथ इसमें जो बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में पठारी भाग में पाया जाता है वो पठार कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि जिन क्षेत्रों में जो बहुत बड़े क्षेत्र में लंबे चौड़े भाग में पूरा सपाट पाया जाता है, सपाट मतलब एकदम समतल भूमि पाई जाती है, उसको हम लोग मैदान के नाम से जानते हैं। तो मैदानी भाग में खास करके देखेंगे तो यहाँ पर हमको अधिक करके समुद्री तट पर जो बसे क्षेत्र होता है वहाँ पर हमको समतल मैदानी भाग मिलता है। समुद्र भाग में 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। और ये जो भाग है आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो धरातल है वो और समुद्र की ऊपरी सतह जो दोनों भाग हैं वो ये समान रूप से समतल होते हैं। इसीलिए किसी भी क्षेत्र की जब हम ऊंचाई नापते हैं तो समुद्र को आधार मानकर 0 मीटर मानकर हम किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई को मापते हैं। आपने देखा होगा कि नदियों में किनारे में उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, नदियों में देखोगे पहाड़ के बीच से जाती है तो वहाँ पर हम किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई को नहीं माप सकते। किंतु यहाँ पर जल जो पृथ्वी में जल की मात्रा बहुत अधिक है, इसी कारण से जो समुद्री भाग है, समुद्र के किनारे वाला जो भाग होता है वो समतल होता है, मैदानी भाग होता है। और इसीलिए उन क्षेत्रों से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई को हम माप सकते हैं।
मैं इसमें देखिए, इसमें कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ इसमें उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं, जिसमें अधिकांश मैदान नदियां तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा मतलब सहायक नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों से बना हुआ होता है। नदी, पहाड़ एवं यहाँ पर ढलानी क्षेत्रों में कई प्रकार के होते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ है और यहाँ पर इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र होता है वो हमारे लिए भी बहुत अधिक उपयोगी होता है। मैदानी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या अधिक होती है। वहाँ पर अगर और चीज़ का साधन है तो सबसे बड़ा साधन ये होता है कि वहाँ पर परिवहन के साधन, यातायात के साधन आसानी से हमको मिल जाते हैं, जिसके कारण से हम एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं कि भारत में 1/3 जनसंख्या केवल उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ही निवास करती है। ये जो मैदानी क्षेत्र है वो अधिकांश करके नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों से जमा कर ये इसका निर्माण हुआ है मैदानी भाग का, इसलिए यह बहुत अधिक उपजाऊ है, कृषि के लिए है। तो यहाँ पर लोगों की बसाहट बहुत अधिक है। तो उसी प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में खास करके ये नदियों के किनारे जो बना हुआ जो बड़ा मैदानी क्षेत्र है, कई मीटर लंबे चौड़े होते हैं, वहाँ पर लोगों की बसाहट बहुत अधिक होती है। और वहाँ पर इसलिए बसाहट अधिक होती है क्योंकि वो क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ होता है। तो लोगों के लिए यातायात के साधन भी सुलभ होते हैं, सिंचाई के साधन भी सुलभ होते हैं और वहाँ पर उन लोगों को रहने में भी सुविधाएं मिलती है। अब देखते हैं स्थल रूप से लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। स्थल रूप में विभिन्नता के अनुरूप यहाँ पर मानव विभिन्न प्रकार से यहाँ पर जीवन यापन करता है। और इसमें देखेंगे पर्णतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है। पर्णतीय मतलब जिन क्षेत्रों में वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वत में ऊंचाई पर चढ़ना होता है, उबड़ खाबड़ जमीन होते हैं, वहाँ पर घर बनाने में तकलीफ होता है, यातायात के साधन की असुविधा होती है, लोगों को पानी नहीं मिलता है, ये बहुत सारी असुविधाएं होती है, जिसके कारण से वहाँ पर लोगों का जीवन बहुत अधिक कठिन होता है। तो हम ये कह सकते हैं स्थलाकृतियों के माध्यम से कि मैदानी क्षेत्र में लोगों का जीवन एकदम सरल और आसान होता है, किंतु पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब मैदानी क्षेत्रों में जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना से बहुत सरल होता है। मैदान में फल उगाना तथा यहाँ पर घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों में की तुलना में अत्यधिक आसान होता है। और ये विभिन्न प्रकार से यहाँ पर स्थल रूप में रहने वाले लोगों का रहन सहन के तरीके में कुछ और भी अंतर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र के में लोगों के जीवन में बहुत अधिक अंतर होते हैं। उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, वहाँ की जलवायु में, वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की फसल में, वहाँ के लोगों के व्यवसाय में भी बहुत अंतर पाया जाता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? तो बच्चों आप अपनी कॉपी में इस पाठ का इस जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर लिखेंगे कि गांव में जो मैदानी भाग में और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में कौन कौन से अंतर हैं, है ना। अब देखते हैं हम कितने तरीकों से जल एवं यहाँ पर स्थल का उपयोग में ला सकते हैं। इसका पता करने के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में आप क्षेत्र से लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो स्थल रूप में और जल रूप में वहाँ पर जो उपयोग में आने वाले विभिन्न जो प्रकार के तरीके से जल एवं स्थल का उपयोग करते हैं, है ना। लोग किस प्रकार से अपने वहाँ पर रहकर उन चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसका हम अपने आसपास के क्षेत्रों में रहकर लोगों से जानकारी लेकर उसके बारे में पता लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग
गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि में का मकान का निर्माण करना। इस प्रकार से हम लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं और इसमें फेंक देते हैं, और जो कि उन्हें गांव इसमें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति से इसे प्रकृति से महत्वपूर्ण वरदान के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखेंगे भूमि, अगर हम भूमि की परिभाषा बोलते हैं तो यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क रूप में हमको उपहार प्राप्त है, जिसको पाने के लिए मनुष्य किसी प्रकार का व्यय नहीं किया है, किंतु हम इसका उपयोग बहुत गंदे तरीके से करते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जहां उपजाऊ भूमि होती है वहां पर घर बनाकर रहने लग जाते हैं, जिससे खेत की जमीन दब जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर का कूड़ा कचरा निकाल कर क्या करते हैं, वो लोग बाहर खुले में फेंक देते हैं, जिससे आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी फैलने लग जाता है और ये गंदगी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो एक तरफ से देखा जाएगा तो यहाँ पर हम स्थलीय भाग में रहने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिलती है कि स्थल भाग में रहकर हम क्या कर सकते हैं, यातायात के साधन को अपनाकर हम अपना व्यवसाय है अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो लेकिन अब इसमें लोग अलग अलग परिवर्तन करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने जाने वाले लोगों को क्या करें, आने जाने वाले लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें लोगों को जागृत करना सबसे पहली बात है कि यहाँ पर लोगों को जागृत करना बहुत अधिक आवश्यक है, ताकि हम अपने आसपास के जो धरातल है उसको सुरक्षित रख सके, साफ रख सके और स्वस्थ रह सके। तो बच्चों, आज हम लोगों ने भारत में इसमें देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख जो स्थलाकृति है उसके बारे में अध्ययन किया है कि पर्वत में रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार से रहता है, पठार में रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार से रहता है और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार से रहता है। इस पाठ को आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और इसका जो छोटे छोटे प्रश्न है वो आप कॉपी में लिखोगे। अभी तो सबकी कॉपी आपकी स्कूल में जमा हो गया होगा, तो अगर मोबाइल में हम लोग PDF भेजते भी हैं तो उसको आप लोग डिलीट कर देते हैं, फिर बार बार उसको भेजना पड़ता है। तो बच्चों, इस पार्ट का जो है वो आपकी कॉपी मिल जाएगी अभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार जब भी मिल जाएगी, उसके बाद मैं इसका PDF भेजूंगी ताकि आप सभी बच्चों लोग अच्छे से लिख लोगे कॉपी में और याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।